हेलो गाइस, हम डिस्कस करते हैं एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे। हम देखते हैं उस टॉपिक में क्या है। लेट्स सी। बेसिकली सोशल एम्पावरमेंट होता क्या है कि हमने सोशली कैसे अपलिफ्ट करना है सोसाइटी को। दैट इज़ कॉल्ड सोशल एम्पावरमेंट। सोशल एम्पावरमेंट मीन्स जो डिसएडवांटेज्ड हैं, ओके, जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वीमेंस हैं। तो इनको हमने क्या करना है, इनको हमने रेस करना है। रेस करने से क्या होगा, इनको हम रेस करेंगे, कैसे होएगा, उसके लिए हमने इनको रिसोर्सेज देने हैं। इनको डिग्निफाइड लाइफ ये कैसे जी सकते हैं, ठीक है। अपने जो मार्जिनल सेक्शन है सोसाइटी की, तो अपने आप को ये हायरार्की में कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, सोशल स्टेटस कैसे ये अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए क्या हम कर सकते हैं, अफर्मेटिव क्या है, अफर्मेशंस क्या हैं। इसके लिए तो देखो, रिजर्वेशंस हैं, एजुकेशन में रिजर्वेशंस हैं, जॉब्स में रिजर्वेशंस हैं, पॉलिटिक्स में रिजर्वेशंस हैं। ओके, तो उसके बाद इंस्टीट्यूशनल सेफ गार्ड इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स हैं। तो ये इंस्टीट्यूशनल सेफ गार्ड्स हैं इनके लिए। ओके, अब इनके लिए स्किल भी है, रिजर्वेशन तो है जॉब में, तो इसके लिए स्किल एंड एजुकेशन प्रोग्राम भी है, जिसमें स्टैंड अप इंडिया है, पीएम जन विकास कार्यक्रम है, रोशनी है फॉर माइनॉरिटीज़, रोशनी, पीएम जन विकास कार्यक्रम है, स्टैंड अप इंडिया है, तो स्किल एंड एजुकेशन है। तो की फीचर्स क्या है, अफर्मेटिव एक्शंस हैं, एजुकेशनल सेफ गार्ड्स हैं, स्किल एंड एजुकेशन है। तो अब क्या करते हैं, सोशल एम्पावरमेंट क्या कर रहा है, ये हम हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज जो हैं इनको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। ओके, अब इसके लिए अब काफ़ी आपको जो आदिवासी कैंडिडेट्स हैं, ओके, तो वो आपको स्टेट असेंबलीज में देखने को मिलेंगे। अब केरला है, तमिलनाडु है, तो उसके लिए एजुकेशनल एड्स हैं। जो ट्राइबल स्टेट्स हैं वहाँ पे एड की एलिमेंट है, हेल्थ न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ओके, तो ये मैंने आपको बताया सोशल एम्पावरमेंट कैसे करना है। उसके बाद क्या होता है, कम्युनलिज्म। अब कम्युनल होता है कि आपने क्या करना है, आप नेशन से ऊपर आप रिलीजन को रखते हो। रिलीजन, अपने रिलीजन आपके लिए इम्पोर्टेंट है नेशन से ज़्यादा। तो इसको रिलीजन को पॉलिटिसाइज़ किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा पॉलिटिसाइज़ किया जाता है। कुछ और जो सेक्शंस होती हैं सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, तो इसको वो क्या करते हैं, पोलिटिसाइज करते हैं और इसको वेपनाइज करते हैं, मैंने ऐसे वेपन्स किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस किया था, आपको याद होगा, तो ब्रिटिश की भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी रही है। तो ये होता है कम्युनलिज्म। तो सिख के राइट्स हो जाने, है ना, तो गुजरात में राइट्स हो जाने, दिल्ली में राइट्स हो जाने, दैन पार्टीशन के टाइम पे जो वायलेंस हुआ, तो ये सब एग्जांपल्स हैं कम्युनलिज्म की। ओके, तो अब देखा जाए को हेट स्पीचेस दी जाती हैं, यात्रा जब होती है, रिलीजियस यात्रा, तो उस टाइम पे हेट स्पीचेस दी जाती हैं। ओके, तो उसके बाद हम देखा जाए तो हम पॉलिटिक्स को, वोटर्स को अपनी तरफ वोट डालने के लिए हम रिलीजियस सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। ओके, तो हम ये क्या करता है, कम्युनलिज्म बेसिकली प्रोग्रेस में इंटरफेयर करता है, इकोनॉमिक में इंटरफेयर करता है, और नेशनल सिक्योरिटी, जो इंटरनल सिक्योरिटी है, उसके लिए थ्रेट है कहीं ना कहीं। ओके, तो अब जो हेट स्पीचेस के लिए जो लॉज हैं उनको स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए। ओके, तो रिलीजन बेस्ड कंपेन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंटली उनको रोल प्ले करना चाहिए। ओके, तो ये आ गया हमारा
कम्युनलिज्म कम्युनलिज्म होता है कि आपने अपने रिलीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी नेशंस से। तो उस टाइम पे आप ये थ्रेट है यूनिटी के लिए। आपने हेट स्पीचेस करी रिलीजियस गैदरिंग्स में, है ना। तो उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसको सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं वोट बैंक के लिए। तो इसके लिए जो है हेट स्पीचेस को रोक देनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को जब रिलीजियस के बेस पे जब वोट्स मांगे जाते हैं तो उसको हमें काउंटर करना है। तो बहुत सारे कम्युनलिज्म जो है वो राइट्स में हैं, जैसे गुजरात दिल्ली राइट्स हैं, गुजरात राइट्स हैं, सिख राइट्स हैं, पार्टीशन के टाइम में जो राइट्स हुए थे। ये सारे एग्जांपल्स हैं कम्युनलिज्म के। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये पॉलिटिक्स है बेसिकली, रिलीजन को डिवाइड करना। ओके, तो अब रीजनलिज्म की बात करें, ठीक है, तो ये भी कम से कम क्या है, आप अपने रीजन से बिलोंग करते हो, आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, कल्चर है उस रीजन से साथ, आप एक रीजन के कल्चर के साथ, लैंग्वेज के साथ आप एसोसिएट करते हो और आप उसको सर्वोपरि रखते हो ओवर द नेशन। तो ये कम से कम ये जो है वो थ्रेट है यूनिटी के लिए। ओके, तो वेरियस फॉर्म्स हम रीजनलिज्म के डिस्कस किए थे। कोई स्टेट बोलती है कि हमें सेशनिज़म दिया जाए, कोई स्टेट बोलती है कि हमें इटोनॉमी दी जाए, कोई स्टेट्स का डिमांड है कि हमें रीजनल इटोनॉमी दी जाए, हमें स्टेट के अंदर ही इटोनॉमी दी जाए, हमारी सेपरेट स्टेट जो है वो कार्व आउट की जाए। तो इस तरह के हमें पॉजिटिव रीजनलिज्म, नेगेटिव रीजनलिज्म हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली जो हम नक्सलिज्म है, नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसीज हैं, ओके, तो अब ये कहीं ना कहीं आपको जो वायलेंस हो रहा है मणिपुर में, ये कहीं ना कहीं आप रीजनलिज्म के साथ इसको रिलेट करके देख सकते हैं, आप एथनिकसिटी के साथ इसको रिलेट करके हम देख सकते हैं। तो इंटर स्टेट जो है वो डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिलेगा। रीजनलिज्म ये भी रिलीजनिज्म की वजह से हो रहा है। जैसे वाटर के ऊपर डिस्प्यूट हो रहा है, बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस हो रही हैं, असम के ऊपर, मिज़ोरम के ऊपर, कि आपस में जो है वो क्लैशेस हो रही हैं। ओके, तो अब जो नॉर्थ ईस्ट रीजन्स हैं वो कहती हैं कि हमें नेगलेक्टेड फील करते हैं अपने आप को, और वो डिमांड करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये इसको कहीं ना कहीं इसके रूट्स जो हैं कहे जाते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमारी ये जो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है, नक्सलिज्म है, ये जस्टिफिकेशन कैसे देते हैं कि हम लोगों के साथ जो है आइसोलेशन करके रखा, हमें डेवलपमेंट से डिप्राइव करके रखा। इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है, डेवलपमेंट गैप्स, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है। दैन उसके बाद ये अभी भी है मणिपुर में जो क्लैशेस हुए हैं उसको हम एथनिकसिटी के साथ उसको रिलेट करके दे सकते हैं, उसको रीजनलिज्म के साथ उसको एडवोकेट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जो लोकल का प्राइड है जो है वो अपने रीजन को के साथ इतना प्राइड करते हैं कि वो नेशनल की यूनिटी के लिए, नेशनल के लिए चैलेंज बन जाता है। ओके, तो इसके लिए वाटर के डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल्स बने हैं, जोनल काउंसिल्स बने हैं। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पंचायत सिस्टम को एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ पंचायत टू शेड्यूल्ड एरिया, पीसा एक्ट हम कर रहे हैं। ट्राइबल्स के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है। ओके, ये ताकि वो अपने आप को डिप्राइव ना महसूस कर सकें। तो फिज़िकल फेडरलिज्म किया जा रहा है। फिजिकल फेडरलिज्म मींस आप स्टेट को हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंस कमीशन के ज़रिए, जीएसटी काउंसिल के ज़रिए हम स्टेट्स को एक रैशनल वे में हम उनको पैसे देने की कोशिश की जा रही है। ओके गाइस, तो ये हमारा ये रीजनलिज्म हो गया, कम्युनलिज्म हो गया, सोशल एम्पावरमेंट हो गया। उसके बाद आता है सेकुलरिज्म। सो सेकुलरिज्म क्या है कि ये रिलीजियस टॉलरेंस ही नहीं है, इसमें ये होता है कि आपने हर एक इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर एक रिलीजन की। ओके, आपको जानते होंगे कि हमारे आर्टिकल्स जो हैं
वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक फंडामेंटल राइट है। हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेकुलरिज्म की, कि हर एक को अपने रिलीजन को बढ़ाने, प्रोपेगेट करने का, उसको फॉलो करने का हक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। और साथ में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट्स की थी, जिसको 1976 में अमेंडमेंट की थी कॉन्स्टिट्यूशन में, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू हमने सेकुलर वर्ड को ऐड किया था हमारे प्रीएम्बल में। ओके, तो पॉजिटिव सेकुलरिज्म क्या है कि हम लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, और हम सबको हम स्टेटस देते हैं, हम ऑफिशियल स्टेटस दिया जाता है, ठीक है। तो कुंभ मेला को गवर्नमेंट जो है वो कराता है ऑर्गेनाइज, हज को फंड करता है गवर्नमेंट। तो ये चीज़ें हैं। ओके, तो ये आपको देखने को मिलेगा सेकुलरिज्म में। तो सेकुलरिज्म बेसिकली क्या होता है, सेकुलरिज्म चैलेंजेस जो हैं वो बहुत चैलेंजेस हैं, ठीक है। अब देखा जाए कि इम्पीचमेंट की पॉलिसी हम देखते हैं, मिनॉरिटी को इम्पीचमेंट किया जाता है, मेजॉरिटेरियनिज्म और वर्सेस जो माइनॉरिटी है, जो रिलीजियस कम्युनिटी है, उनको इम्पीच किया जाता है। तो कहीं ना कहीं रीजनलिज्म हमें देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं हमें सेकुलरिज्म जो है वो थ्रेट देखने को मिलता है। सोशल एम्पावरमेंट देखते हैं, कम्युनलिज्म हमें देखने को मिलता है। तो कम्युनलिज्म भी बेसिकली देखा जाए तो थ्रेट है सेकुलरिज्म को। ओके, तो अब कुछ फ्रिक्शंस आ जाती हैं, रिलीजियस फ्रिक्शंस आ जाती हैं। क्या करते हैं हम, जब हम कन्वर्शन करते हैं, कन्वर्जन हमका लॉस, एंटी कन्वर्जन लॉस होने चाहिए ताकि रिलीजियस कन्वर्जन ना हो सके। ओके, तो अब कंक्लूजन में देखा जाए कि किस तरह से हमने नेशन को बिल्डअप करना है। तो इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो इसकी डाइवर्सिटी में ही है, ठीक है। तो सोशल एम्पावरमेंट हमने करनी है, एजेंसीज़ को करना है सोशल एम्पावरमेंट, और कम्युनल हार्मनी को एनकरेज करना चाहिए, और रीजनल प्राइड को सेलिब्रेट करना चाहिए। इसको सेलिब्रेट करो, इसको वेपनाइज नहीं करो। वेपनाइजेशन हो जाता है, सेकुलरिज्म जो है वो टेक्स्ट बुक्स में नहीं दिखनी चाहिए, उसको लिखना चाहिए। तो हमारे प्लूरलिज्म को है इसमें, ठीक है। स्पिरिट ऑफ जो है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट है, सेकुलरिज्म हो गया, उसको हमें एम्ब्रेस करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ओके गाइस, तो आगे देखते हैं क्या आगे। डिस्कस करें सैलेंट फीचर्स ऑफ, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के हम सैलेंट फीचर्स को डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब फिज़िकल ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, हम इसमें हम फिज़िकल ज्योग्राफी में हम जो नेचुरल फीचर्स हैं, फिनोमिनास हैं, जो डिफरेंट जो फिनोमिनास हैं अर्थ सरफेसेस के, तो वो हम स्टडी करते हैं। हम क्लाइमेट को स्टडी करते हैं, हम लैंड फॉर्म्स को स्टडी करते हैं, हम जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स हैं, लैंडस्केप्स, वो हम पढ़ते हैं फिज़िकल ज्योग्राफी में। तो अब देखा जाए कि जो हम सबसे पहले हम अर्थ को स्टडी करें, तो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या है, क्रस्ट सबसे ऊपर आता है, क्रस्ट, उसके बाद मेंटल है, और कोर सबसे अंदर का पोर्शन है। तो अब बेसिकली जो प्लेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, अब मैकेनिज़्म क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या है। अब इम्प्लीकेशंस से क्या होता है, तो माउंटेन्स का ओरिजिनेशन हुआ है ना, अर्थक्वेक्स हमें ओरिजिनेशंस होते हैं, वोल्केनोस ओरिजिनेशंस होते हैं, माउंटेन्स का बनना, अर्थक्वेक आ जाना, है ना, वोल्केनोस का ओरिजिनेशन हो जाना, ये होती हैं। तो ये बेसिकली आप देखोगे तो ये टेक्टोनिक जो प्लेट्स होती हैं, तो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं
अब देखा जाए तो प्लेट्स जो है फ्लोट करती हैं, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं वो फ्लोट करती हैं किसके ऊपर, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर वो फ्लोट करती हैं। ओके, तो अब देखा जाए तो अगर हम रिंग ऑफ फायर रीजन है या फिर हिमालयन की जो सिस्मिक बेल्ट है, वहाँ पे आपको नेचुरल डिजास्टर देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको अर्थ स्पेक्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट्स ज़्यादा हो रही है प्लेट्स की, रिंग्स ऑफ फायर में या फिर हिमालयन सिस्मिक जो बेल्ट है वहाँ पे भी। ओके, तो अब बेसिकली हिमालयास कैसे बने हैं, तो ये बेसिकली हिमालयास का बनना है, कोलिजन्स हुई हैं प्लेट्स की, प्लेट्स कोलिजन हो रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं, है ना। तो इसमें यूरेशियन प्लेट्स और इंडो अस्टियन प्लेट्स जो है वो कन्वर्ज कर रही हैं। ओके, तो अब देखा जाए तो वहाँ एक अर्थक्वेक्स देखे जाते हैं। अब सैन एंड्रियास फॉल्ट है यूएसए में, तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं कि डायनामिज्म क्या है अर्थ के, अर्थ में आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे, हिमालयास देखने को मिलेंगे, वोल्केनोस देखने को मिलेंगे, डिफरेंट लैंडस्केप्स के बारे में पढ़ते हैं हम, फिनोमिनास के बारे में पढ़ते हैं, नेचर के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लेट की मूवमेंट होती है ना। तो एक होती है कुछ कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं जिसमें कनेक्ट करती हैं प्लेट्स, एक डाइवर्जेंट होती है, डाइवर्जेंट में केस में आप प्लेट्स जो हैं वो मूव करती हैं अपार्ट, एक दूसरे से दूसरी मूव करती हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्रीज भी होती हैं, ये भी एक मैकेनिज्म है, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्रीज इज ऑल्सो मैकेनिज्म। तो किस तरह से हम इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने देखा कि क्या क्या होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे अंदर कोर होता है, उसके ऊपर फिर मेंटल होता है और सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, ठीक है। यानी क्रस्ट जो है वो मोस्ट लेयर है, उसके अंदर मेंटल और उसके अंदर कोर है। ओके, तो अब जो प्लेट्स हैं, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, तो क्या करती हैं, वो फ्लोट कर रही होती हैं एस्थेनोस्फेयर के ऊपर, ठीक है। तो हम देखा जाए कि हम जो लैंड फॉर्म्स में हम क्या बात है, हम माउंटेन्स की बात करेंगे, हम प्लेट्यूज की बात करेंगे, हम बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम माउंटेन्स की बात करें, माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। वो फोल्ड माउंटेन्स क्या है, रग्ड माउंटेन्स है और यंग माउंटेन्स हैं, जैसे हिमालयास हैं, एंडीज हैं, तो ये यंग माउंटेन हैं। उसके बाद आता है ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन्स भी आप सुनने को देखते हैं, जैसे आपको विंध्यास जो है, विंध्यास इंडिया में ब्लॉक माउंटेन्स है, जर्मनी में ब्लॉक माउंटेन्स है, सीरा नेवाडा जो है, सीरा नेवाडा जो है वो ब्लॉक माउंटेन्स है यूएसए में। उसके बाद हम देखेंगे वोल्केनिक माउंटेन, तो वोल्केनिक माउंटेन्स में हम देखते हैं इसमें आप माउंट मोना लुआ है, जापान में है, माउंट फ्यूजी के जापान में है, तो जापान में आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे भी क्या है, वो भी आपको वोल्केनिक माउंटेन्स है वहाँ पे। तो क्या है, माउंट जो है फ्यूजी जो है जापान में है, तो क्या है, आपको वोल्केनिक माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो बेसिकली आप देखोगे माउंट फ्यूजी है जापान में, तो ये वोल्केनिक माउंटेन्स है। अब प्लेट्यूज की बात करते हैं, हमने माउंटेन्स की बात की, यंग माउंटेन्स की बात की, हमने फोल्ड माउंटेन्स की बात की, हमने वोल्केनिक माउंटेन्स की बात की। तो जगह जगह हर वर्ल्ड के कोने कोने में आपको ये देखने को मिलेगा। फिर प्लेट्यूज हैं, प्लेट्यूज कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, प्लेट्यूज बेसिकली ये हैं क्या, ये एलिवेटेड, दिस आर द एलिवेटेड फ्लैट लैंड्स, लैंड फ्लैट है लेकिन एलिवेटेड है, इसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। तो यहाँ पे आपको प्लेट्यूज में बहुत सारी मिनरल के डिपॉजिट्स, यहाँ पे मिनरल्स आपको मिलेंगे, जैसे तिब्बतन प्लेट्यू है, जैसे ढक्कन प्लेट्यू है, जैसे कोलोराडो प्लेट्यू है। तो यहाँ पे आपको एलिवेटेड लैंड्स हैं, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। तो अब प्लेन्स कैसे बनते हैं, जो रिवर्स जो हैं वो अपने साथ क्या करते हैं, वो डिपोजिशन जो लाती हैं अपने साथ, रिवर्स के ग्लेशियर से, उनकी डिपोजिशन से बनते हैं प्लेन्स। तो ये होते हैं डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, जैसे इंडो गैंगेटिक प्लेन है, नॉर्थ चाइना प्लेन है, ठीक है। तो अब बेसिकली आप डेवलपमेंट को देखिए,
ह्यूमन सेटलमेंट को देखिए, या इंडस्ट्रीज सेटलमेंट को देखिए, मिनरल इंडस्ट्रीज़ को देखिए, एग्रीकल्चर को देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखिए, ये डिपेंड करती है लैंड फॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, तो माउंटेन्स जो है हमारे क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती है, हमारे वाटर फ्लो को इफ़ेक्ट करती है, हमारे बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट करती है। ओके, तो आपने देखा मेजर लैंड फॉर्म्स, हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, हमने प्लेट्यूज़ के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने प्लेन्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम बात करते हैं वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक क्या होता है। वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक क्या होता है, ठीक है, वोल्केनिज्म की बात करते हैं। तो आपको जो मिड ओशियन रिजेस हैं, ठीक है, तो सबडक्शन जोन है, यहाँ पे कन्वर्जेंस हैं, जहाँ पे जो डाइवर्जेंस हो रही है, जहाँ यहाँ पे डाइवर्जेंट हो रही है, वहाँ पे आपको ये जो है वो वोल्केनिज्म देखने को मिलेगा। तो मिनरल्स ये देखा जाता है, मिनरल्स को सरफेस के ऊपर लाता है। जो हमारे मिनरल्स होते हैं ना, जो मिनरल्स को, बड़े सारे मिनरल्स को ये है वो सर मिनरल्स को सरफेस के ऊपर लेके आता है। तो आप देखोगे कि आपको क्लाइमेट ऐश का क्लाउड्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब ये क्या होता है कि वोल्केनिज्म से होता है कि मिनरल जो है, अंदर का जो मिनरल्स हैं वो सरफेस के ऊपर आती हैं। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे वोल्केनोस? आपको मिड ओशियानिक रिजेस है वहाँ पे देखने को मिलेंगे, या फिर रिंग ऑफ फायर है वहाँ पे देखने को मिलेंगे वोल्केनिज्म। तो वोल्केनिज्म की बात की, माउंटेन्स की बात की, प्लेट्स की बात की, हमने अर्थक्वेक की बात की। तो अर्थक्वेक क्या होता है कि अर्थक्वेक भी है क्या? तो जब प्लेट की मूवमेंट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, आपको पता है लिथोस्फेरिक प्लेट रेस्ट करती हैं, फ्लोट करती है स्टेनोस्फेयर के ऊपर, तो सडन रिलीज एनर्जी रिलीज होती है ड्यू टू प्लेट मूवमेंट्स की वजह से। हम रिक्टर स्केल होता है, उसकी वजह से हम मेजर करते हैं अर्थक्वेक। तो इसकी वजह से अगर अर्थक्वेक जो है वो समुंदर के अंदर आ जाए तो सुनामी को भी ये ट्रिगर कर सकता है। ओके, तो देखा जाए तो जैसे 2004 में इंडियन ओशन में जो अर्थक्वेक आया था उस वजह से सुनामी हुई थी। तो हमने बात करी किसकी? हमने अर्थक्वेक की बात करी, हमने वोल्केनिज्म की बात करी। वोल्केनिज्म क्या है, अर्थक्वेक्स क्या है ना, अर्थक्वेक कैसे? तो ये क्या होता है, क्या है, प्लेट की मूवमेंट्स की वजह से जो सडन जो रिलीज ऑफ एनर्जी होती है प्लेट की मूवमेंट्स, उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक। तो वोल्केनिज्म क्या है बेसिकली? वोल्केनिज्म आप देखने को मिलेगा आपको जो मिड ओशियानिक रिजेस हैं, है ना, कन्वर्जेंस जोन्स में मिलेगा आपको, डाइवर्जेंट जोन्स में भी आपको वोल्केनिज्म मिलेगा। वोल्केनिज्म मिलेगा, अर्थक्वेक मिलेगा। ओके, माउंटेन्स मिलेंगे, प्लेट्यूज मिलेंगे, प्लेन्स मिलेंगे, लैंड फॉर्म्स के बारे में हमें मिला। जो स्ट्रक्चर है, क्रस्ट मेंटल कोड, तो क्रस्ट मेंटल कोड जो है बेसिकली देखोगे कन्वर्जेंस भी है, डाइवर्जेंस भी है, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज भी है। आप देखोगे माउंटेन्स हमें ओरिजिनेशन मिलने को देखने को मिलती है, केक्स का ओरिजिनेशन देखने को मिलता है, वोल्केनोस का देखने को मिलता है।
तो माउंटेन्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, वोल्केनोज हैं, ओशन बेसिन है। तो हिमालयन में सेस्मिक बेल्ट आपको देखने को मिलती है, रिंग ऑफ फायर को देखने को मिलता है। ओके, तो हिमालयास आप देखो कि किस तरह से वो हिमालयास बने हैं, वो हमने स्टडी किया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इरोजन क्या है, वेदरिंग है। तो ओके, तो हम बात करेंगे इरोजन की, बात करेंगे हम वेदरिंग की बात करेंगे। तो वेदरिंग है क्या, बेसिकली रॉक्स क्या होती हैं। तो रॉक्स का ब्रेक हो जाना, इसकी वजह से, वाटर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, केमिकल की वजह से, बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से। तो टेम्परेचर से डाउन, इसमें वाटर की वजह से हो जाना, केमिकल्स की वजह से हो जाना, बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से हो जाना। तो होता क्या है, तो अब होता क्या, एजेंट क्या है जब, और उसके बाद जो ब्रोकन पीसेस है, उसको जब ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है पार्टिकल्स की, वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा, वेव्स के द्वारा, वाटर हो गया, विंड हो गया, ग्लेशियर्स हो गए, वेव्स। तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है पार्टिकल्स की, इसको हम बोलते हैं वेदरिंग एंड इरोशन। तो लैंड फॉर्म्स कौन से क्रिएट होते हैं, हमें रिवर से क्या होता है, हमें वैलीज बनती हैं, प्लेन्स बनते हैं, तो मियांडर्स बनते हैं, मियांडरिंग होती है, वैलीज बनते हैं, डेल्टास बनते हैं। ओके, तो ये हम पढ़ते हैं। तो अब ग्लेशियर से क्या होता है, हमें आप देखोगे यू शेप्ड वैलीज बनेगी, यू शेप्ड वैलीज बनेगी, फिजॉर्ट्स बनेंगे। ओके, तो एओलियन सैंड ड्यून्स बनेगी। ओके, तो एग्जांपल अगर हम देखेंगे, तो जैसे ग्रैंड जो कैनियन है, जो कोलोराडो रिवर है, तो ग्रैंड कैनियन उसकी वजह से बना है। ओके, तो प्लेट्यू जो है चाइना में, तो वो बना है क्योंकि विंड ब्लोन की वजह से जो है वो, विंड की वजह से जो डिपॉजिट्स वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उसकी वजह से जो है वो प्लेट्यू बना है। ओके, तो हमने देखा कि गैदरिंग का मतलब होता है पत्थर का टूट जाना, और इरोजन का होता है जो ट्रांसपोर्टेशन होता है पार्टिकल्स का, किसके द्वारा, रिवर्स के द्वारा होता है, विंड्स के द्वारा होता है, ग्लेशियर्स का होता है, के द्वारा होता है। तो अगर आप देखोगे बनती हैं, वैलीज बनती हैं उससे, फिर आपको यू शेप वो बन जाती हैं, ग्लेशियर्स बन जाते हैं, सैंड ड्यून्स बन जाती हैं, है ना, विंड से। वाटर से क्या होगा, डेल्टास बन जाएंगे रिवर से, तो डेल्टास बन जाएंगे, वैलीज बन जाएंगे। विंड से क्या होगा, सैंड ड्यून, ग्लेशियर से क्या होगा, यू शेप्ड ग्लेशियर्स बन जाएगा। और वेव से क्या होगा, कोस्टल रीजन में वेव से क्या होगा, आपको केव्स देखने को मिलेगी, कार्स देखने को मिलेगी, केव्स बन जाएंगी, सिंक होल्स बन जाएंगे, जिसमें लाइमस्टोन रीजन्स होते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे सिंक होल्स, लाइमस्टोन सिंक होल्स मिल जाएंगे। तो हम प्लेट्यू की बात करते हैं, तो ये सब डिपोजिशन से बने हैं। हम रिवर केस की वजह से हमने जो देखा, ग्रैंड कैनियन बना है यूएसए में, वो रिवर जो है कोलोराडो रिवर, उसकी वजह से बना है। ओके, हम बात करते हैं ओशंस, ओशंस क्या है, ओशंस करंट्स क्या है, टाइड वीव्स क्या है। ओके, तो अब देखा जाए ओशन रिलीफ क्या है। अब देखो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, स्लोप होता है, अबिशल होते हैं, ridges होते हैं, रिलीफ को ट्रेंचेस देखने मिलेंगी आपको, ओशियानिक शेल्फ देखने
कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलेगा, कॉन्टिनेंटल स्लोप देखने को मिलेगा, अबिशियल प्लेन्स देखने को मिलेंगे, मिड ओशियानिक रिजेस देखने को मिलेंगे, ओशियानिक ट्रेंचेस देखने को मिलेंगे। ओशन रिलीफ में आपको ओशन कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलेंगे, कॉन्टिनेंटल स्लोप देखने को मिलेंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलेंगे, अबिशियल प्लेन्स देखने को मिलेंगे, मिड ओशियानिक रिजेस हमें देखने को मिलेंगी, ओशियानिक ट्रेंचेस हमें देखने को मिलेंगे। तो हम देखोगे कि ये क्या है बेसिकली, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, स्लोप क्या है, अबिशियल प्लेन्स क्या है, मिड ओशियानिक रिजेस क्या है, ओशियानिक ट्रेंचेस क्या है, ये हम देखेंगे। तो ओशियानिक रिलीफ हमें देखने को मिलेंगी। ओके, तो आप देखोगे कि ओशन करंट्स के बात में करेंगे तो क्या होता है कि जो ओशन के सरफेस के ऊपर जो करंट्स होती हैं तो वो किसकी वजह से होती हैं, जब अर्थ रोटेट करती हैं, जब विंड्स ब्लो करती हैं, अर्थ की रोटेशन के ऊपर जो ओशन का सरफेस है उसके ऊपर करंट्स फ्लो करती हैं, तो क्लाइमेट को इम्पैक्ट करती है, नेविगेशन को इम्पैक्ट करती है और मैरीन बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करती है। ओके, एग्जांपल जो है गल्फ़ स्ट्रीम जो है ये एक तरह की स्ट्रीम है जो कि हमारा वेस्टर्न तो हमने ओशन के बारे में पढ़ा, गल्फ़ स्ट्रीम जो है ना, तो पैरू करंट जो है तो हम देखते हैं कि कौन कौन से आप क्लाइमेट्स की बात करते हैं, गल्फ़ स्ट्रीम है, तो इनकी वजह से क्या होता है कि क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं, ये फ़िशिंग को, नेविगेशन को इम्पैक्ट करते हैं।
तो ग्रेविटेशनल पुल होता है जो सन का और मून का, उसकी वजह से वेव्स एंड टाइड्स आती हैं। तो क्लाइमेट को रीजन को हम अगर हम डिस्क्राइब करें तो अब ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन वो एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, वाटर बॉडीज़ की प्रॉक्सिमिटी में कितने हैं, करंट्स का में डिपेंड करता है, विंड सिस्टम पे डिपेंड करता है। ओके, अब क्लाइमेटिक कंडीशन की बात अगर हम करें तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा, तो हॉट मिलेगा और वेट मिलेगा। ओके, तो अमेज़न का क्लाइमेट जो है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, कोंगो का इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल मानसून जो आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, वेट भी है, ड्राई भी है, वेट एंड ड्राई सीजन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो डेजर्ट इक्वेटोरियल है, ट्रॉपिकल है, डेजर्ट है, एरिड। तो यहाँ पे आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर्स देखने को मिलेंगे। डेजर्ट सहारा जो है टेम्परेट, आपको यहाँ पे मॉडरेट आपको देखने को मिलेगा टेम्परेचर, कहीं पे हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा, कहीं पे मॉडरेट देखने को मिलेगा, कहीं पे लिक्विड वेट एंड ड्राई मिलेगा, कहीं पे आपको हॉट एंड वेट मिलेगा। तो कहीं पे पोलर में आपको कोल्ड मिलेगा और ड्राई मिलेगा। मॉडरेट में आपको यूरोप कैसा है, यूरोप में क्लाइमेट है मॉडरेट टाइप क्लाइमेट। तो ये सारी के सारी आपको जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो ये क्लाइमेटिक रीजन कैसे हैं, तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपको वेजिटेशन डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। नेचुरल डिज़ास्टर्स आप देखोगे कहाँ पे होंगे, तो ये जो लैंड फॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, माउंटेन्स के ऊपर डिपेंड करता है, वोल्केनोज के ऊपर डिपेंड करता है, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट कैसे हो रही है उस पर डिपेंड करता है। तो ग्लेशियर्स और पोलर फीचर्स की अगर हम बात करें तो ग्लेशियर्स होता क्या है ये बॉडीज़ हैं आइस की, मैसिव मूविंग बॉडीज़ ऑफ आइस। तो मोरेन्स बनते हैं, यू शेप्ड वैलीज बनती है। तो कम से कम फ्रेश वाटर का जो स्टोरेज है वो आपको ग्लेशियर में मिलेगा, फ्रेश वाटर का ग्लेशियर्स में। तो उसके बाद हम बात करते हैं पोलर ज्योग्राफी। पोलर फीचर्स, आपको पोलर ज्योग्राफी कहाँ पे मिलेगी, आपको अंटार्कटिका में, आर्कटिक में मिलेंगी। ठीक है, तो गंगोत्री ग्लेशियर है, तो सोर्स ऑफ गंगा रिवर है। क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ओके, तो हमने देखा ग्लेशियर्स के बारे में स्टडी किया, हमने पोलर फीचर्स के बारे में स्टडी किया, हमने क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में स्टडी किया, ओशंस एंड ओशियानोग्राफी को स्टडी किया, ओशन रिलीफ को स्टडी किया, करंट्स को स्टडी किया। ओके, हमने इरोजन को स्टडी किया, वेदरिंग को स्टडी किया, वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, लेजर लैंड फॉर्म्स है, स्ट्रक्चरल डायनेमिज्म ऑफ अर्थ के बारे में हमने स्टडी किया। तो हम बात करते हैं कि की नेचुरल रिसोर्सेज हैं साउथ एशिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोई भी सिविलाइजेशन की बैकबोन होते हैं। ओके, तो इनकी जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक जैसी नहीं है, अनइवन है। तो अर्थ की जो हिस्ट्री है, क्लाइमेटिक जोन्स कैसे हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ कैसी हैं, तो वहाँ पे इकोनॉमी की डिपेंडेंस होती है उनके ऊपर। तो जियोपॉलिटिकल इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से। तो अब देखा जाए जैसे ऑयल है, इसके ऊपर कन्फ्लिक्ट्स हो जाने शुरू हो जाते हैं, जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। अगर हम आयरन ओर की बात करें, इसमें आयरन ओर है मिनरल में, कॉपर है, आयरन ओर, कॉपर, बॉक्साइड, यूरेनियम, लिथियम, अरे। तो अब रेयर अर्थ मेटल जो है, तो ये डिफेंस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रेयर अर्थ मेटल्स जो चाइना में इसकी मोनोपोली है, म्यांमार में इसकी मोनोपोली है, चाइना में। ठीक है, तो आपको रेयर अर्थ्स देखने को मिलेंगे। अगर हम ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आयरन और कहाँ कहाँ पे मिलेगा, देखो इंडिया में आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाइना में आपको आयरन मिलेगा, चाइना में, इंडिया में, यूएसए में आयरन, कॉपर, बॉक्साइड, है ना, यूरेनियम आपको मिलेगा ही मिलेगा, लिथियम आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो लिथियम जो है वो बैटरी में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किया जाता है। कॉपर को हम वायरिंग में इस्तेमाल करते हैं, कॉपर की वायर्स का इस्तेमाल की जाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉपर। आयरन और जो है वो बैकबोन है इंडस्ट्रियलाइजेशन का।
तो ऑस्ट्रेलिया के बीच, चाइना के बीच टेंशन्स हो जाती हैं आयरन और सप्लाई को लेके। ब्राज़ील है, चाइना है, इंडिया है, कॉपर, बॉक्साइट, यूरेनियम, लिथियम। तो कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है। इंडिया एंड साउथ एशिया में आयरन और कहाँ पे देखने को मिलेगा? इंडिया में आयरन और जो डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पे देखने को मिलेगा। इंडिया जो है वो नेट एक्सपोर्टर है आयरन और का। कॉपर जो है आपको राजस्थान में मिलेगा, बॉक्साइड मिलेगा, माइका मिलेगा, बॉक्साइड, माइका, यूरेनियम, क्रोमाइट, गोल्ड आपको, है ना। पोलार फील्ड्स हैं जो कि अब डिप्लीट हो चुकी हैं। क्रोमाइट आपको कहाँ मिलेगा? देखो उड़ीसा में मिलेगा, उड़ीसा में, एमपी में। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कॉपर हो गया, बॉक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम जिसको बोलते हैं, आयरन ओर हो गया, माइका हो गया, यूरानियम, लिथियम, रेयर अर्थ्स, गोल्ड। तो कोल आपको कहाँ मिलेगा? इंडिया में मिलेगा, चाइना में मिलेगा। पेट्रोलियम कहाँ मिलेगा? पेट्रोलियम आपको मिडल ईस्ट में मिलेगा, सऊदी अरब है, ईरान, इराक में मिलेगा। जहाँ पे आपको देखा आप आज अभी के टाइम में इज़राइल और ईरान की वार चल रही है। ईरान, सऊदी और इराक में ये आपको पेट्रोलियम मिलेगा। यूएसए में मिलेगा, रशिया में मिलेगा। इंडिया जो है वो 80% जो है वो अपना 80% वर्ल्ड नेबर है, तो क्योंकि हमारा गल्फ़ कंट्री से आता है। नेचुरल गैस आपको कहाँ से मिलेगी? कतर से मिलेगी, रशिया से मिलेगी, यूएसए से मिलेगी। तो हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, ओके, हाइड्रो पावर में सबसे आगे चाइना है। सोलार में, विंड में, न्यूक्लियर एनर्जी में तो सबसे आगे यूएसए है। इंडिया में है फोकस, हाइड्रो पावर पे फोकस है, सोलर पे फोकस है, तो विंड एनर्जी पे फोकस है, न्यूक्लियर पे फोकस है, ठीक है ना। तो अब फर्टाइल जोन्स आपको कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है वो फर्टाइल जोन है इंडिया का। तो मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया है इन एलुवियल सोइल जहाँ पे मिलेगी, गैंगेटिक प्लेन्स। तो पम्पास हो गया, प्रेरीज जो है यूएसए में है, जो फर्टाइल प्लेन्स हैं। पम्पास कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। प्रेरीज यूएसए में है, पम्पास अर्जेंटीना में है। तो रिच है इनमें ह्यूमस। तो प्लेट्यू है चाइना में, लोसस प्लेट्यू है। तो विंड ब्लोन फर्टाइल सोइल है यहाँ, लोसस प्लेट्यू चाइना में, प्रेरीज यूएसए में, अर्जेंटीना में आपको मिलेगा, प्लेन्स है। सोइल कहाँ मिलेगी? ब्लैक सोइल कहाँ पे मिलेगी? रेड अलुवियल सोइल आपको गिंडो मिलेगी। ये ब्लैक सोइल चाहिए वो आपको डेक्कन प्लेट्यू में मिलेगी। रेड सोइल आपको कहाँ पे मिलेगी? आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगी, कर्नाटक में मिलेगी रेड सोइल। तो ग्राउंडनट के लिए, पल्सेस के लिए सूटेबल है। डेज सोइल आपको राजस्थान में मिलेगी, ठीक है। आपको रेड सोइल, ब्लैक सोइल आपको डेक्कन में मिलेंगी। रेड सोइल आपको कर्नाटका में मिल जाएगी, छत्तीसगढ़ में मिल जाएगी। लेटराइट सोइल आपको केरला में मिल जाएगी, उड़ीसा में मिल जाएगी, वेस्ट बंगाल में मिल जाएगी लेटराइट हिल्स, ठीक है। टी, कॉफ़ी के लिए लेटराइट हिल चाहिए। ग्राउंडनट के लिए, पल्सेस के लिए आपको रेड सॉइल चाहिए, ब्लैक सॉइल भी चाहिए। राइस, व्हीट, शुगर केन के लिए अलुवियल सॉइल चाहिए। तो पियर मिलेट जो है वो डेजर्ट सॉइल चाहिए। तो लेटराइट सॉइल चाहिए टी के लिए, कॉफ़ी के लिए, कैश्यू के लिए। ग्राउंडनट, पल्सेस के लिए आपको चाहिए रेड, ग्राउंडनट हो गया। तो कॉटन के लिए चाहिए आपको ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो वाटर रिसोर्सेज, तो वाटर रिसोर्सेज जो 3% जो है वो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है, 97% है वो क्या है? इसका वाटर जो है वो सलाइन है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। वाटर रिच, वाटर स्केयर, मिडिल जो ईस्ट में वाटर की स्कैरसिटी है। कनाडा और ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, गंगा है, जमुना है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ब्रह्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीजनल रेनफॉल देखने को मिलती है, मानसून्स देखने को मिलते हैं। तो फ्लड्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ड्रॉट्स भी देख रहे हैं। तो पंजाब में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आपको वाटर का क्राइसिस देखने को मिलता है। तो कावेरी डिस्प्यूट है, कावेरी डिस्प्यूट करना, और आई थिंक तमिलनाडु, कर्नाटका और तमिलनाडु में वाटर शेयरिंग का डिस्प्यूट है
कौन बोलता है कि वाटर लेंगे, एक बोलता है कि हम वाटर लेंगे, हमें कम शेयर मिल रहा है, दूसरा बोलता है कि हम भी कम शेयर मिल रहा है। कावेरी डिस्प्यूट है कर्नाटका में और तमिलनाडु के बीच में। तो अगर हम बात करें फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी की बात करें, तो हम बात करते हैं अमेज़न बेसिन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लंग्स ऑफ अर्थ हम किसको बोलते हैं, अमेज़न बेसिन को बोलते हैं। रेन फॉरेस्ट्स हैं यहाँ पे हैं। तो कंगो बेसिन है ग्लोबल हॉटस्पॉट, कंगो बेसिन है साउथ ईस्ट एशिया, कंगो बेसिन है साउथ ईस्ट एशिया है। ओके, तो इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में आप वेस्टर्न घाट्स में पर एवरग्रीन आपको फॉरेस्ट मिलेंगे, हॉटस्पॉट्स मिलेंगी वेस्टर्न घाट्स में। तो सुंदरबंस हैं। अब सुंदरबंस की बात करें तो मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हिमालयास में आपको अल्पाइन और टेम्परेट देखने को मिलेगा, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स में आपको वेजिटेशन मिलेगी, नेचुरल फॉरेस्ट मिलेंगे, सुंदरबंस में मिलेंगे, हिमालयास में मिलेंगे। बेसिन जो है वो, इनको हम वर्ल्ड के लंग्स भी बोलते हैं, कॉन्गो बेसिन है, साउथ ईस्ट एशिया है। हम बात करें कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात, अगर हम करें स्ट्रेटेजिक मटेरियल की बात करें, तो ये जो पावर कन्फ्लिक्ट्स जो हैं, पावर्स जो चीज़ें हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, अलाइंसेस जो हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अर्थ वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं होती है उससे। कर्नाटका, राजस्थान, लिथियम के और रेयर अर्थ्स के इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो आयरन फॉरेस्ट कवर है कहाँ कहाँ पर। तो उसके बाद हम देखते हैं ग्लोबल पावर। तो जैसे बेसिकली जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका मकसद क्या है, वो रिसोर्सेस जहाँ जहाँ रिसोर्सेस हैं वहाँ पे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ऑयल, रेयर अर्थ्स जो है सेंट्रल एशिया से रेयर अर्थ्स जो है वो वहाँ पे कंट्रोल करना चाहता है, वो रिसोर्स के ऊपर है, वो कंट्रीज़ के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है। इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत है, वो जो हमें एनर्जी सिक्योरिटी में हम एलिमेंट्स मिनरल्स में, वाटर में, एनर्जी और वाटर, तीन चीज़ों में हमने आत्मनिर्भर भारत को बनाना है, चाहे एनर्जी सेक्टर हो, चाहे मिनरल सेक्टर हो, चाहे वाटर सीजन हो। तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो उसका काम क्या है, वो रिसोर्सेज के जो रूट हैं वहाँ पे अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से चलाने चाह रहा है। ओके गाइस, इस वीडियो में हम इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।